अरे दीदी, कल रोड शो में भी इंच बदला लेने का तुमने बहुत बड़ा खेल खेला, लेकिन ये बंगाल की जनता है, सीने पर पत्थर झेलती रही, लेकिन अमित शाह को कुछ होने नहीं दिया। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है। आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके गड़ियाली आंसू बहा रही हो। अभी तक कांग्रेस पर हमलावर रहे नरेंद्र मोदी अब अचानक ममता बनर्जी और मायावती पर हमलावर हो गए हैं। बंगाल में दीदी को चुनौती दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बहन जी को नसीहत। सवाल उठता है कि क्या ममता और मायावती ने मोदी लहर रोक दी है? क्या इन दो कद्दावर नेताओं ने मोदी के दोबारा पीएम बनने की उम्मीदों को खत्म कर दिया है? आखिर क्यों 6 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद 7वें चरण में नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी भाजपा को दीदी और बहन जी का डर सता रहा है? इसका सटीक जवाब तो 23 मई को ही मिलेगा, लेकिन अभी बन रहे समीकरणों को देखकर पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया है कि उनकी दोबारा ताजपोशी में सबसे बड़ी बाधा ये दोनों महिलाएं हैं। यूपी में सपा बसपा और आरएलडी महागठबंधन के सामने बीजेपी का बुरा हाल है, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कायम लोकप्रियता के सामने। गौर करने की बात है कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और बंगाल में 42, मतलब 122 लोकसभा सीटों पर ऐसी घेराबंदी हुई है कि बीजेपी एक एक सीट जीतने के लिए तरस रही है। बंगाल में तो 2014 में भी बीजेपी का बुरा हाल हुआ था, लेकिन यूपी में 2018 के बाद ऐसा माहौल बना, वो भी तब जब महागठबंधन की नींव पड़ी। हालत ये हुई कि फूलपुर गोरखपुर के बाद कैराना और नूरपुर उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा की हार हुई, उससे उन्हें डर सताने लगा कि उपचुनाव में हो रही इस बुरी हार का सिलसिला अगर आम चुनाव में जारी रहा तो क्या होगा? कहीं ये महागठबंधन पूरी तरह से क्लीन स्वीप न कर जाए। यूपी में महागठबंधन की मजबूती को देखते हुए मीडिया और बीजेपी के लोग कहने लगे कि यूपी में होने वाले सीटों के नुकसान की भरपाई बंगाल और उड़ीसा से कर ली जाएगी। लेकिन चरण दर चरण चुनाव होते चले गए और बीजेपी को बंगाल से कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखी। अब बंगाल में मात्र 9 सीटों का चुनाव बचा है, तो उन पर कब्जा जमाने की तमाम आजमाइश हो रही है। अमित शाह रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और बात बात पर ममता बनर्जी को ललकारते हैं। इसी बीच एक हिंसक घटना घटती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे बंगाल में राजनीति और गर्म हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए चुनाव आयोग भी सक्रिय हो जाता है और बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लगा देता है। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका यहाँ सवालों में इसलिए है कि जब सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, ऐसे समय में पाबंदी नहीं लगाई गई, तो फिर एक दिन बाद क्यों? जवाब है कि अगले दिन नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी रैलियां थी। चुनाव आयोग चुनाव प्रचार पर रोक लगाना चाहता है, लेकिन प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कोई बाधा नहीं आने देना चाहता। बीजेपी और चुनाव आयोग की इन्हीं साजिशों का पर्दाफाश करते हुए मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पहले तो मोदी और शाह को खरी खोटी सुनाती हैं, फिर चुनाव आयोग के इस निर्णय पर सवाल उठाती हैं। तब से खासकर बंगाल में आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर सुर्खियों में रहती है, जिसके लिए वहाँ पूरे तौर से बीजेपी व आरएसएस के लोग ही जिम्मेवार हैं। और ख़ासकर इस चुनाव में जहाँ तक बंगाल में वहाँ आए दिन कराई जा रही चुनावी हिंसा व बवाल आदि का सवाल है, तो वहाँ ऐसा साफ तौर से ये लगता है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी व इनके चेले श्री अमित शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी व सरकार ने वहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफ़ी लंबे से टारगेट किया हुआ है। मायावती ये संदेश देने में सफल हुई कि मोदी के घेराबंदी में मायावती और ममता बनर्जी एक साथ हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करके कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं ये इशारा दे दिया है कि वो ममता बनर्जी और मायावती के राजनीतिक निर्णयों से बहुत अलग नहीं जाने वाली है। आज जब प्रजातंत्र पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के द्वारा सीधे हमला बोला जा रहा है, आज जब निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया इस देश में खतरे में है, आज जब 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल पर
एक तानाशाही शासक और उनकी सरकार के द्वारा हमला बोला जा रहा है, तो चुनाव आयोग जिसकी संवैधानिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव इस देश में हो, आज वो एक डरा, थका, असहाय और असमंजस की स्थिति में प्रजातंत्र की रक्षा में नाकामयाब और प्रजातंत्र का हनन और चीरहरण होते हुए खड़ा खड़ा देख रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता अब मोदी जी की चुनाव प्रचार संहिता बन गई है। चुनाव आयोग आज अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। जिस प्रकार से कल शाम को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 20 घंटे तक चुनाव प्रचार को करटेल कर दिया, रोक दिया, वो दर्शाता है कि ये अपने आप में देश के प्रजातंत्र पर एक काला धब्बा है। इस आदेश ने संविधान के आर्टिकल 324 की परिपाटी और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 दोनों की परिपाटी और मान्यताओं को धूमिल किया है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का ये आदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए पार्टिंग गिफ्ट है। इससे पहले नरेंद्र मोदी मायावती पर हमलावर हुए थे। अलवर गैंगरेप के बहाने मायावती को दलित हितों की रक्षा करने की नसीहत दे रहे थे। राजस्थान में क्या हुआ? वहां एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। वहां कांग्रेस की सरकार है, नामदार की सरकार है, और राजस्थान की सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, बीएसपी के समर्थन से चल रही है। राजस्थान की सरकार बीएसपी के कारण चल रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने, ये दोनों के द्वारा जो राजस्थान में सरकार चल रही है, दलित बेटी पे जो बलात्कार हुआ है उसको दबाने में वो जुटी हुई है। न्याय 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 के नाम से चिखने वाली कांग्रेस के नामदार के मुंह पर भी ये बलात्कारियों ने ताला लगा दिया है। साथियों, आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है, और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है, और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है। आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके गड़ियाली आंसू बहा रही हो। अगर आप और बहन जी आपके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था, पूरे देश की बहनों को पीड़ा हुई थी। क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? अगर आप बेटियों की रक्षा के प्रति इतनी ही ईमानदार है, तो आज ही इसी मिनट राजस्थान सरकार में से बसपा का समर्थन वापस ले लीजिए। गवर्नर को चिट्ठी लिख करके आइए, बयानबाजी नहीं। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा कि नरेंद्र मोदी दलितों और महिलाओं के हितैषी तो बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा और उनका व्यक्तिगत जीवन सब के सब दलित विरोधी और महिला विरोधी हैं। दलितों के वोटों को लुभाने के लिए जो यहाँ अपना फर्जी व नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, तो उससे भी अब इनको इस चुनाव में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग के लोग अभी भी यहाँ सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर कांड को भूले नहीं हैं, जिस पर संसद में मुझे बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने बोलने तक भी नहीं दिया था, जिसे
जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर मुझे इनके हितों में अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा तक भी देना पड़ा है। इसके साथ ही दलित वर्ग के लोग अभी भी हैदराबाद के रोहित वेमुला कांड को व इनके खुद के अपने गृह स्टेट गुजरात में भी घटित हुए ऊना कांड को तथा गुजरात में ही अभी हाल ही में एक दलित युवक की अपनी शादी के लिए घोड़ी पर चढ़कर जाने की वजह से जो उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है, जो अभी भी लगातार जारी है, तो ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आए दिन खासकर दलित समाज की महिलाओं का जो हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इन सब मामलों को पूरे देश के दलित वर्ग के लोग अभी भूले नहीं हैं और जिन्हें अभी तक भी उचित व सही न्याय नहीं मिला है। और यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसके विरोध में आज तक भी पूरे तौर से खुलकर नहीं बोला है और ना ही इन हुई वारदातों को कभी भी इन्होंने गंभीरता से लिया है तथा ना ही दलितों के उत्पीड़न के मामले में अपने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कभी इस्तीफा लिया है या उसकी मांग की है और ना ही रोहित वेमुला कांड में अपने केंद्रीय मंत्री तक से भी इस्तीफा लिया है और ना ही उनसे कोई जवाब तलब आदि भी किया है। और इतना ही नहीं बल्कि इन सब मामलों में इन्होंने कभी भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पीएम के पद से भी इस्तीफा देने की कोई भी पेशकश आदि नहीं की है। और अब ऐसे में फिर इनको किसी भी पार्टी व नेता को अलवर की हुई दलित महिला उत्पीड़न की ये अति शर्मनाक व अति घृणित घटना को लेकर अपनी कोई भी सलाह देने का अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। इन तमाम विवादों के बहाने मायावती और ममता बनर्जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए नरम रवैया नहीं अपनाने वाली हैं और इससे मीडिया की उन तमाम अटकलों पर विराम लग जाता है जिसके जरिए कहा जा रहा था कि ममता या मायावती के साथ मिलकर मोदी दोबारा सरकार बना सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बने रहने की शर्त यही होगी कि वो अपनी एनडीए को पूर्ण बहुमत में ले आएं या पूर्ण बहुमत के बेहद करीब ले आएं, जो अभी के हालातों में बेहद मुश्किल लग रहा है। और अब भाजपा नेताओं की बेचैनी बता रही है कि देश भर में उन्हें जितनी चुनौती कांग्रेस और अन्य यूपीए दलों से मिल रही है उतनी चुनौती सिर्फ यूपी और बंगाल से मिल रही है। इसलिए 2019 में दोबारा सत्ता में वापसी मुश्किल लग रही है।